हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस होगा, समय के साथ व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। कैसे लिखते हैं, आइए शुरू करते हैं। In course of time, one changes one's nature. In course of time, one changes one's nature. समय के साथ, in course of time, समय के साथ one changes one's nature, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। देखिए अगला सेंटेंस, बेईमान व्यक्ति का कौन मानता है। कैसे लिखते हैं, देखिए, who believes in dishonest man, who believes in a dishonest man, एक बेईमान व्यक्ति पर कौन विश्वास करता है, अर्थात बेईमान व्यक्ति का कौन मानता है, ये हुआ। अगला देखिए, कैसे इनकी हिंदी बनती है और कैसे इनकी इंग्लिश बनती है। अगर मान लीजिए हम कहें कि मैं अपने मित्र का अविश्वास नहीं कर सकता, कैसे लिखते हैं, देखिए, I can't disbelieve my friend. I can't disbelieve my friend. मैं अपने मित्र का अविश्वास नहीं कर सकता, ये हुआ। तो देखिए अगला कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं, किस तरह से हम इनको बनाते हैं। हर एक वाक्य का जो है एक अलग ही तरीका होता है बनाने का। अगर हम कहें कि वह लिखना नहीं जानता था, वह लिखना नहीं जानता था, कैसे लिखें, he didn't know how to write. He didn't know how to write. वह लिखना नहीं जानता था। He didn't know, वह नहीं जानता था, how to write, कैसे लिखना चाहिए, अर्थात कैसे लिखना चाहिए नहीं जानता था। फिर से कहें तो इसकी हिंदी है, वह लिखना नहीं जानता था। अगला सेंटेंस देखिए, कैसे हम इनकी हिंदी है, कैसे हम इनको बनाते हैं। मैं इसे पूरा करवाऊंगा, मैं इसे पूरा करवाऊंगा। मान लीजिए कोई कार्य है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, तो उसको पूरा करवाऊंगा। तो इस तरह से हमें कई बार हिंदी होती है और कई बार हम सुनते हैं कि मैं पूरा करवाऊंगा, मैं इसे समाप्त करवाऊंगा। तो कैसे इसको लिखते हैं इंग्लिश में, आइए शुरू करते हैं। I must get it done. I must get it done. तो यहां हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है, गेट का, और उसके बाद में हमने यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो गेट के बाद में जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यदि हमारा यहाँ ये सजीव होता है तो हम इसको मैक से बनाएंगे, मैक पॉजिटिव वर्ब होता है। अगर ये निर्जीव होता है तो हम इसे गेट से बनाएंगे।
लेकिन मैक्स से बनाएंगे तो आगे फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, अगर एक्स गेट से बनाएंगे तो आगे थर्ड फॉर्म लगाना होगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो बाय करके जो डूअर है उसको लिख सकते हैं। तो आई मस्ट गेट इट डन, मैं इसे पूरा करवाऊंगा या समाप्त करवाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे धीमा चलना पसंद नहीं है, मुझे धीरे चलना पसंद नहीं है। तो कैसे लिखते हैं इसको? कई बार ये भी सुनते हैं, आई डोंट लाइक स्लो वॉकिंग, धीमी चाल मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्लो वॉकिंग, ये हुआ। देखिए अगला, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि तुम्हारे ट्राउजर्स को लंबाई की आवश्यकता है, कैसे लिखते हैं? तो योर ट्राउजर्स नीड lengthening, योर ट्राउजर्स नीड लेंथनिंग, तुम्हारे ट्राउजर्स को लंबाई की आवश्यकता है, ठीक है। या मान लीजिए योर पेजामेस नीड लेंथनिंग, ये हो जाएगा। देखिए अगला, अगर मान लीजिए हम लिखें उसने तुम्हें सिखाया अंग्रेजी बोलना, उसने तुम्हें अंग्रेजी बोलना सिखाया, तो कैसे लिखें इसको? देखिए, he taught you how to speak English, he taught you, उसने तुम्हें सिखाया, how to speak English, अंग्रेजी कैसे बोलना चाहिए, अंग्रेजी बोलना उसने तुमको सिखाया। तो he taught you how to speak English, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए आगे, यदि हम लिखते हैं कृपया मुझे बताओ कब पढ़ाना है, ऐसे भी हिंदी होती है कई बार कि कृपया मुझे बताओ पढ़ाना कब है, तो फिर हम कैसे लिखते हैं इसको? देखिए, प्लीज एक ऐसा प्रार्थनावाचक शब्द है, इसको हम वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं और वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, परंतु एक काइंडली भी होता है, काइंडली को हम शुरू में लिख सकते हैं लेकिन अंत में नहीं लिख सकते, अंत में लिखेंगे तो गलत समझा जाएगा वाक्य। तो देखिए कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ कब पढ़ाना है, when to teach, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ when to teach, कब पढ़ाना है, यानी समय पूछा जा रहा है कि कब पढ़ाना है, यानी पढ़ाने का समय मुझे बताओ, कृपया मुझे पढ़ाने का समय बताओ। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? प्लीज टेल मी when to teach। देखिए अगला सेंटेंस कि अगर हम कहें कि कृपया मुझे ये दर्शाओ कि कब जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है नहीं कहाँ जाना है, तो कैसे लिखेंगे? आइए, कब जाना है तो when to go हो जाएगा, लेकिन कहाँ जाना है ये वाला, तो प्लीज show me where to
go, where to go, कहाँ जाना है कृपया मुझे दर्शाइए। अगर हम लिखते हैं कि कहिए कब जाना है, तो फिर she when to go, कहिए कब जाना है, से when to go, कहिए कब जाना है, यानी जाने का समय बताइए कब जाना है। देखिए अगला सेंटेंस कैसे लिखते हैं इनको, कैसे इनको बनाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे वाक्य, लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता है इसमें। अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए हम कहें कि मुझे पता नहीं कौन से वाला खरीदना है। कौन सा खरीदना है ये मैं नहीं जानता। कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, आइए देखते हैं। आई डोंट नो which one, I don't know which one to buy, which one to buy, कौन से वाला खरीदना है, यानी कि चीज का नाम नहीं बताया गया है, या बड़ी चीज है या छोटी चीज है, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। वैसे हम बाय का प्रयोग करते हैं बड़ी चीज के लिए, ठीक है। तो परचेज का मतलब है छोटी चीज खरीदना है, बड़ी चीज खरीदनी है तो बाय लगा देते हैं, ठीक है। या उसका बाउट सेकंड फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी बाउट ही होता है। तो आई डोंट नो विच वन टू बाय, कौन से वाला खरीदना है ये मैं नहीं जानता। तो देखिए अगला सेंटेंस किस तरह ये अंग्रेजी बनती है हिंदी से, और किस तरह से हम इनका यूज कर रहे हैं, हर एक शब्द को ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर मान लीजिए हम कहें क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि गुड नाइट कब कहना चाहिए। आइए लिखते हैं इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे इसको। क्या तुम्हें पता है, डू यू, क्या तुम जानते हो, ये मतलब है इसका, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि गुड मॉर्निंग, ये गुड नाइट कब कहना चाहिए, ठीक है। डू यू नो when to say good night, when to say good night, do you know, क्या तुम जानते हो, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है अंत में, क्योंकि प्रश्नवाचक ये वाक्य, डू यू नो क्योंकि साइक्रिया से बना हुआ है ना, तो ये प्रश्नवाचक है, पहले ही साइक्रिया डाल दी गई है सब्जेक्ट पहले, जब साइक्रिया होगी तो वाक्य जाहिर है प्रश्नवाचक होगा वो, ठीक है। तो डू यू नो व्हेन टू से गुड नाइट, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है व्हेन टू से गुड नाइट, गुड नाइट कब कहते हैं, कब कहना चाहिए, क्या तुम जानते हो, ये हुआ इसका। नेक्स्ट सेंटेंस क्योर, अगर मान लीजिए हम कहें कि वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ, वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ, तो कैसे लिखते हैं, आइए। ही disagreed on this point, on this point, he disagreed on this point, वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ, अर्थात असहमत हो गया, ये मतलब हुआ। तो इसमें डिसएग्रीड हमने जो किया है, इसके बाद में प्रेपोजिशन जो है वो जो है विथ या टू नहीं लगाना है। वैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए कि कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, जैसे मान लीजिए बात से सहमत होते हैं तो हम टू से यूज कर लेते हैं, टू यूज करते हैं। किसी के साथ हम सहमति दिखाएंगे तो विथ लगा देंगे, लेकिन यहाँ न तो कोई व्यक्ति दिखाया गया है न किसी के साथ दिखाया गया है, ठीक है ना। तो बात पर बात है, किसकी बात है ये पता नहीं, तो he decided on this point, वह इस बात पर सहमत नहीं हुआ या असहमत हो गया, इस बात पर। अब वो बात किसकी है ये मालूम नहीं, तो हमने किसका यूज किया, ऑन, तो यहाँ ध्यान रखना है ऑन भी लग जाता है इस तरह। अगला सेंटेंस देख लीजिए कैसे इनको बनाया जा रहा है।
तुम्हें, अगर मान लीजिए हम कहें कि तुम्हें बहुत बड़ा सिलेबस देख करके, बहुत बड़ा कोर्स देख करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कैसे लिखते हैं, देखिए इसको भी, यू शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, यू शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, टू सी दी बिग course of because of studies। देखिए कितना आसान है ये बनाना। यू शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, पहले तो ये लिख लीजिएगा, तो यू शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तुम्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तुम्हें हिम्मत नहीं खोना चाहिए, साहस नहीं खोना चाहिए, टू सी द बिग कोर्स ऑफ स्टडीज, अध्ययन का बड़ा कोर्स देख करके, तुम्हें अध्ययन का बड़ा कोर्स देख करके हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही आज के लिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।